हेलो बच्चों, आ चुका है तुम्हारा भाई एक और तोड़ू फोड़ू सा वीडियो लेकर। हो जाओ टेंशन फ्री, क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आ चुका है चैप्टर नंबर 3। और साथ में क्या लेके आया? साथ में लेके आया जी पिछले 15 साल का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है, जो मैथमेटिक्स बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर। क्यों? क्योंकि पिछले 15 साल में इस एक्सरसाइज में क्या आया, क्या पूछा गया, वो क्वेश्चन पेपर देख के ही तो पता लगेगा ना। तो पिछले 15 साल के जो पेपर हैं उसमें इस एक्सरसाइज के क्या है, वो सब तुम्हारा भाई लेके आए। साथ में लेके आए आंसर शीट। ये आंसर शीट क्या है? ये आंसर शीट उन बच्चों के हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो ये बच्चे कौन से स्टेप ऐसे लिखते हैं, ये क्या ऐसा अपना आंसर शीट में लिखते हैं, वो सब मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताऊंगा ताकि आपके मार्क्स ना कटे। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट चलेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप कर लोगे तो ना केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में पेपर में आया, वो भी आप साथ में सीख लोगे। तो पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद तो एक्सरसाइज तोड़ू फोड़ू तरीके से चलेगा ही चलेगा। तो पहले मिलते हैं हम कॉन्सेप्ट से। तो आ जाइए सर जी, पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे और उस पर रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि इस एक्सरसाइज के 3 कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को आते हैं तो आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है? पहला, सबसे पहला, आप बताइए चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए। चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही था ना, देखो चैप्टर का नाम यही था, पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर इसका मतलब क्या है? सर पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो, जिसकी डिग्री एक हो, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री एक हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और टू वेरिएबल का मतलब है एक होगा एक्स और एक होगा वाई। देखो तीनों वर्ड को मैंने डिफाइन किया, यही पहला रूल है। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं ना, पता हो ना उसका मतलब क्या है ना। तो पेयर, पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगे, पेयर मतलब जोड़े यानी दो इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर एक होती है। और टू वेरिएबल मतलब एक एक्स होगा और एक वाई होगा। तो पहला रूल नंबर वन बच्चों यही हमारे पास कि इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ये है आपका रूल नंबर 1। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है बच्चों कि आपके पास दो इक्वेशन दिए होंगे, वो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा और उसके अंदर टू वेरिएबल होगा। कैसा होगा सर जी? देखो ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ऐसा दिया होगा। फिर से ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ऐसा दिया होगा। क्योंकि ये पहला इक्वेशन है, क्योंकि हमारा पहला इक्वेशन है, इसे बोलते हैं a1x, इसे बोलते हैं b1y, इसको बोलते हैं c1। अब ये क्योंकि दूसरा इक्वेशन है, इसको बोलते हैं a2x, इसे बोलते हैं b2y, इसे बोलते हैं c2। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमेशा दो इक्वेशन होगा। इस पूरे चैप्टर में हमेशा दो इक्वेशन होगा, वो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही होगा और उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। सबसे पहले वाले को हम बोलेंगे A1, उसके नीचे होगा A2, ये होगा B1, इसे बोलेंगे B2, ये होगा C1 और ये होगा C2। क्लियर हो गया? A1 B1 A2 B2 C2, ये सब क्लियर हो गया। ये कौन होता है पता लग गया। तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा, चलो जी सर जी, हमने पहचान लिया कि आपका A1 A2 कौन है, B1 B2 कौन है, C1 C2 क्या है। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 डील करता है इनके रेशियो से। इनका रेशियो क्या कहता है? देखो इनका रेशियो, इसमें 3 केस होता है। केस पहला, पहला केस ये होता है कि अगर A1 अपॉन में A2, अगर A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल ना हो। ध्यान से सुनना, अगर A1 अपॉन, 3 केस होते हैं, इसमें पहला केस ये है कि अगर A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, अगर हमारा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसके 3 मतलब होते हैं। इसके 3 मीनिंग होती है मैथ में। क्या क्या मतलब होता है? इसका पहला मतलब होता है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, यानी ये दोनों इक्वेशन की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। एक और इसका मतलब होता है, एक और मतलब होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें इस वाले केस में,
तो अगर ये वाला केस आ रहा है A1/A2 और B1/B2 आ रहा है, तो इसका एक और मतलब होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। और इवन इस वाले का मतलब एक और होता है, एक तीसरा मतलब होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूं, जिस वाले क्वेश्चन में ये वाला केस आएगा A1/A2 B1/B2 आ जाए, जहां पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो, उसके तीन मतलब होते हैं, उसके तीन मीनिंग होते हैं मैथ में। पहला, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, दूसरा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, तीसरा वो कंसिस्टेंट होगा, यानी उसका आंसर निकालना पॉसिबल होगा। ये पहला केस है। दूसरा केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। केस नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर आप तीसरा निकालोगे C1/C2। अगर ये दो इक्वल हो जाएं तो फिर आप तीसरा निकालोगे C1/C2। क्लियर हो गया? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा निकालने की नीड ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा निकालने की नीड ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर थर्ड निकालते हैं C1/C2। और अगर तीनों इक्वल हो, अगर ये तीनों इक्वल हो तो इसके भी तीन मतलब होते हैं। पहला, यहां लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। इस वाले इक्वेशन को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। इस केस को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। या सर जी, को इंसिडेंट लाइन क्या होता है? जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती है, उसे बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। उसके बाद इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे आंसर निकालने पॉसिबल है, इसके इनफाइनाइट आंसर निकालने पॉसिबल है, इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। या फिर इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, लेकिन ये वाला जो कंसिस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट ही होता है, जैसे कंसिस्टेंट था ना, जैसे पहले वाला कंसिस्टेंट था, ये भी कंसिस्टेंट ही है, लेकिन ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं इसको। ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। दोबारा सुनो, अगर आपके पास ये वाला केस आता है A1/A2 और B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके तीन मतलब होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी दोनों लाइन टकराएंगे आपस में, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही आंसर आएगा, या फिर ये कंसिस्टेंट होंगे, यानी इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। अगर तीनों पार्ट इक्वल आता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों पार्ट इक्वल आता है, इसका मतलब है इसका कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, दोनों लाइन एक ही लाइन पर होगा। मेनी सॉल्यूशन, यानी एक्स के बहुत सारे आंसर होंगे, वाई के बहुत सारे आंसर होंगे। कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, बट होते दोनों कंसिस्टेंट ही है। एक केस और होता है, तीसरा केस होता है। तीसरा केस क्या है कि A1/A2 और B1/B2 ये तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आएगा। दो तो इक्वल आ जाएंगे, A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा है C1/C2 ये इक्वल नहीं आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इसके भी तीन मतलब होते हैं। इसके भी तीन मतलब होते हैं। कौन कौन से मतलब होते हैं? पहला, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको बच्चों बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी इन दोनों लाइन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा, ये पैरेलल लाइन आएगा। या फिर इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, इसको आप सॉल्व करोगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन टकरा ही नहीं रहा, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। या फिर इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको इनकंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो तीन केस होते हैं। पहला केस होता है अगर आपका A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो उसके मतलब होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। अगर आपके तीनों इक्वल हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो उसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन, मेनी सॉल्यूशन या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। या दो इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो तो उसका मतलब होता है या तो पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ठीक है सर, दो रूल हो गए। नाउ अब आते हैं अंतिम रूल, रूल नंबर 3 पे। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आपको ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना। थोड़ा सा हमने 9th में पढ़ा था, अब 10th में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेके चलूंगा मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, रूल्स कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रॉमिस क्या हमने प्रॉमिस किया है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करने, हमें इस लायक बनना है कि हम इन पेपरों को अटेंड कर पाए वीडियो देखने के बाद। तो सर तीसरा रूल आता है सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा रूल क्या आता है?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दो इक्वेशन लूंगा, मैंने इक्वेशन ले लिया कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये ले लिया, और दूसरा इक्वेशन ले लिया कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है सर, ये दो इक्वेशन ले लिए मैंने, और मुझे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो तरीका देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रूल नंबर 3 है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी यहां पहला इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरा यहां बगल में यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 क्या है हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्लियर हो गया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, पहला इक्वेशन इस साइड, दूसरा इक्वेशन इस साइड। उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा टेबल बनेगा, यहां को टेबल बनाना, यहां लिखना x और y, और यहां लिखना है 0 और 0। हमेशा ऐसा ही करना। क्यों सर जी, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, ये आंसर की में यही टेक्निक लिखा हुआ आ रहा है। वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं एक्स और वाई की, जो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा, बट 0 0 लेने का बेनिफिट क्या होता है वो आप जब एक्सरसाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा। इसको रिप्रेजेंट करना आसान होता है, इजी होता है, इसलिए। दूसरा यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा लड्डू सा, और यहां लेंगे 0 और 0। अब ये लेने के बाद हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालनी है, पहले हम एक्स को ढक लेंगे, बिल्कुल एक्स दिखना नहीं चाहिए, ढक लेंगे। अब आप ध्यान से देखो, वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1 दिख रहा है, y की वैल्यू 1 दिख रहा है लेकिन माइनस का। क्लियर है, पहले हमने क्या करा, ये हटा देता हूं, ये गलती से चल गया। चलिए पहले हमें x को कवर कर लेना, x को कवर कर लिया आपने। जब आप x को कवर कर लोगे तो देखो y की वैल्यू 1 दिख रहा है लेकिन माइनस का, y की वैल्यू 1 है लेकिन माइनस का, तो देखो -1 आ गया। अब y को कवर कर लेंगे, y को कवर कर लोगे, y को ढक लोगे, ऐसे y को ढक लोगे। जब आप y को ढक लोगे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू 1। अगर आप x को y को कवर कर लोगे तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, क्या करा, पहले x को कवर करना है फिर y को कवर करना है। यहां पे देख लो, एक और समझ लो, पहले x को कवर कर लेंगे, मतलब ऐसा कवर कर लेंगे कि दिखने नहीं चाहिए। x को कवर कर लिया तो क्या दिखाई दे रहा है बताओ, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3। फिर y को कवर कर लो, y दिखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कवर कर लो, दिखना नहीं चाहिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, x, इधर x दिखाई दे रहा है, उधर 3 दिखाई दे रहा है। अगर आप y को कवर कर लेते हो तो इधर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ x दिखाई दे रहा है, वहां 3 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू 3। क्लियर हो गया, सॉल्व करना आसान था। 0 0 लेने का ये बेनिफिट होता है, 0 0 जब लेते हैं ना ये ऐसे करके, तो उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान होता है। इसलिए आप एक काम करो, अपने बुक के एग्जाम्पल जाके चेक करो, उन सब में 0 0 ले रखा उन्होंने। उन सब में आप कहोगे ना सर जी 0 0 क्यों लिया, हमारी मैडम हमारे सर तो कुछ और लेंगे। सब कोई 0 ही 0 लेते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं सब 0 लेके चलते हैं। आंसर की में 0 लिखा होता है, इवन एनसीईआरटी में भी आप एग्जांपल चेक करो, वहां 0 लेगा। सर कोई और नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे आसान हो जाता है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। मेरा काम क्या है, आसान बनाना, इसलिए मैंने भी 0 लिया है। क्लियर हो गया, नाउ अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, आप ग्राफ पेपर समझते हो, ग्राफ पेपर बनाना आता है आपको, मैं अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है सर, मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, ये ग्राफ पेपर है, इसे बोलते हैं x, इसे बोलते हैं x डैश, इसे बोलते हैं y, इसे बोलते हैं y डैश। फिर 1 1 सेंटीमीटर का गैप ले लूंगा, ये होता है हमारा 0, मान लीजिए 1 आ गया, ये मान लीजिए 2 आ गया, ये मान लीजिए 3 आ गया, यहां पर आ गया -1, यहां आता है माइनस, ये सब आपने 9th में सीखा होगा। ऊपर ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ पे 2। अभी तो बस आपको रफली समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं ला रहा। नाउ पहला पॉइंट क्या है, 0 के सीध में -1, क्या बोलते हैं इसको, 0 के सीध में -1। तो 0 के सीध में -1, देखो ये रहा पॉइंट, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा 0 के सीध में -1, ये रहा पहला पॉइंट, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्या है, 1 के सीध में 0, 1 के सीध में 0, तो 1 तो ये रहा, 1 के सीध में 0 इसी को बोलते हैं, 1 के सीध में 0 इसी पॉइंट को बोलते हैं। तो ये रहा बी पॉइंट, इन दोनों को हम स्केल रख के प्यार से ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, सीधा मिला देंगे, है ना, स्केल से मिला देना। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखिए, सेकंड देखिए, 0 के सीध में 3 है, क्या है, 0 के सीध में 3 है, 0 के सीध में 3 लेना है। तो 0 ये रहा, 0 के सीध 0 ये रहा, 0 के सीध में 3, ये रहा आपके पॉइंट, इसको सी पॉइंट दे देंगे कि भाई 0 के सीध में 3 है। ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। 0 के सीध में 3, 0 के सीध में 3, 0 के सीध में 3, ये वाला पॉइंट है। और इसको क्या बोलेंगे, 3 के सीध में 0, 3 के सीध में 0,
एक्स एक्सिस पे 3 के सीध में 0 इसको बोलते हैं, 3 के सीध में 0, एक्स एक्सिस पे 3 के सीध में 0 इसको बोलते हैं। ये डी पॉइंट आ गया, सी को मिला देंगे डी से, सी को मिला देंगे डी से, यहां लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये दोनों लाइन टकरा रही है तो कहां टकरा रही है। तो ये दोनों लाइन यहां पे टकरा रही है, ये दोनों लाइन बच्चों आप देख रहे हो यहां पे टकरा रही है, दोनों लाइन यहां पे टकरा रही है। तो आप इनकी वैल्यू देखो, ये 2 के सीध में है और इधर 1 के सीध में है, दोनों टकरा रही है, इसको बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? ई पॉइंट। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये दोनों लाइन टकरा रही है तो कहां टकरा रही है? जहां पे टकरा रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ई। ये हमारा पॉइंट ई है। किसके सीध में टकरा रही है? तो इधर तो 2 आ रहा है, इधर तो 2 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है? तो इधर 1 आ रहा है। देखो 1 के सीध में 1 आ रहा है। तो इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल मिला के बच्चों 3 कॉन्सेप्ट है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसमें 2 इक्वेशन होंगे, देखो 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन होंगे, सबकी पावर एक से बड़ी पावर किसी की भी नहीं है, और 2 वेरिएबल होंगे, देखो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ये मतलब बताया। सेकंड मैंने बताया रेशियो a1/a2 b1/b2, अगर इक्वल नहीं है तो इसके 3 मीनिंग होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों इक्वल है तो उसके भी 3 मतलब होते हैं, ये रहा आपके सामने। फिर मैंने आपको बताया अगर 2 इक्वल हो, a1/a2 b1/b2 इक्वल हो, लेकिन तीसरा इक्वल ना हो तो उसके भी 3 मतलब होते हैं कि पैरेलल लाइन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। फिर मैंने आपको लास्ट बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 इक्वेशन दिया होगा, 2 इक्वेशन, पहला इक्वेशन का टेबल अलग बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन का टेबल अलग बनाएंगे और इन टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। अभी तो सिर्फ एक बेसिक सा ना नॉलेज दिया आपको, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, एक बेसिक सा ज्ञान आपको दे दिया कि सर इस एक्सरसाइज में हम सीखने क्या वाले हैं। तो अगर ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं ना तो आप बिलीव मानिए कैसा भी लेवल का पेपर आ जाए आप कर पाओगे। यस, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप देख लेना एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज देखना, आप अपने आप करने लग जाओगे, कहोगे यार ये तो आता, ये तो कॉन्सेप्ट में आ गया था। तो कॉन्सेप्ट का अलग ही स्वैग है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 बाय 1। पहले मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए सर, आ चुका है पहला क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि वो स्टेप करें ताकि मार्क्स बिल्कुल ना कटे। स्टेप का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पैटर्न का ध्यान रखेंगे, आंसर की का ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसका लीनियर इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा पहले, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर ग्राफ बनाना, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन में दे नहीं रखा, पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाना बहुत आसान होता है, कैसे? सुनिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जो गए एक मैथमेटिकल क्विज में भाग लेने के लिए। 10 बच्चे क्लास 10th के मैथमेटिकल क्विज में भाग लेने के लिए गए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब उनमें से कुछ गर्ल्स है और उनमें से कुछ बॉयज हैं, यानी वो जो 10 बच्चे जो मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट करने गए उनमें से कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज होंगे, है ना, 2 ग्रुप है, कुछ वहां पे गर्ल्स होंगी और कुछ वहां पे बॉयज होंगे। 10 बच्चे टोटल मिला के, लेकिन कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। हमें नहीं पता कि कितने गर्ल्स हैं उन 10 बच्चों में, कितने गर्ल्स है और कितने बॉयज हैं, ये हमें नहीं पता। तो हम लेट कर लेंगे कि भाई गर्ल्स एक्स हैं और बॉयज जो है वाई है, ये लेट कर लेंगे। लेट, यहां लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने मान लिया कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो एक्स है, और यहां लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई, हमने बॉयज को वाई मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़िए, क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि भाई 10 स्टूडेंट हैं, यानी ये दोनों मिलकर होंगे तो 10 बच्चे ही ना सर, टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज को मिला के होंगे तो 10 बच्चे ना, क्योंकि 10 बच्चे तो गए कंपटीशन में, गए कितने बच्चे? 10 बच्चे, तो दोनों मिला के तो होंगे 10 बच्चे, यानी एक्स यानी गर्ल्स और प्लस वाई यानी बॉयज, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के बच्चे कितने हैं? 10। ये हो गया पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन तो यही बन गया कि भाई 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के 10 बच्चे हुए। आगे क्या कह रहा आपसे? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, मोर है किनसे? बॉयज से। गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से। तो यानी गर्ल्स और बॉयज में 4 बच्चों का डिफरेंस है, गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस कितने बच्चों का हुआ? 4 बच्चों का हुआ, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस कितने बच्चों का है? तो 4 बच्चों का हुआ। क्या आपको 2 इक्वेशन समझ में आ गया?
दोबारा समझ लो, पहला पार्ट आपसे बोल रहा था कि 10 बच्चे हैं, तो भाई गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के 10 बच्चे हो गए, ये तो पहला हो गया। दूसरा पार्ट आपसे बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी जितने भी गर्ल्स होंगी, जितने भी बॉयज होंगे, उनका जो डिफरेंस होगा वो 4 बच्चों का होगा, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स माइनस बॉयज 4 आएगा, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है तो पहले आएगा, बॉयज कम है तो बाद में आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए। अब सर जी इक्वेशन बनने के बाद हमें तो ग्राफ बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। अब इसका ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ पेपर का कौन सा, देखो कॉन्सेप्ट, सारा खेल सर जी कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, इक्वेशन आपके सामने है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मैंने मेथड बताया था, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अप्लाई करूंगा, रूल नंबर 3 जो मैंने आपको सिखाया था वो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। क्या था रूल नंबर 3 में, कि इसको दो हिस्सों में बांट लो, पहले इन सबको हटा दो, ये सब हटा दो, ये समझ में आ गया होगा आपको, इन सबको हटा दो, नीड नहीं है इनकी। नाउ अब इन दो इक्वेशन को मुझे यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफिकली मेथड से इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही लिखवाया था, लाइन खींच लेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है सर जी, पहला इक्वेशन ये रहा, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, उसके नीचे बनाएंगे छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मोटा सा टेबल, ऐसा बनाएंगे। यहां लिखेंगे 0 और 0, ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, रूल नंबर 3 ऐसे बनाया था, रूल नंबर 3 में बिल्कुल यही चीज करा था, यही जो कॉन्सेप्ट में कराया सर मैं वही कराऊंगा, मैं कुछ नया आपको करके कंफ्यूज नहीं करूंगा कि हर क्वेश्चन के लिए कुछ नया रूल चल रहा है, नहीं सर जी नहीं, स्वैग अपना एक कॉन्सेप्ट के लिए जो रूल हो गया वही सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर देंगे। ऐसा ही देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए भी टेबल बनेगा, यहां पर ऐसा टेबल, यहां लिखेंगे x और y, यहां लिख देंगे 0 और 0। फिर मैंने कहानी बताई थी कि कवर कर लो, ढक लो, पहले x को कवर कर लो, जब x को आप ढक लेते हो तो y इक्वल टू 10 दिख रहा होगा, y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 आ गया। फिर अब y को कवर करो, y को ढक दो, जब आप y को कवर कर देते हो, जब y को ढक देते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 आ गया, ये हो गया पहला पार्ट। यहां पर आ जाओ, इधर देखो, पहले x को ढक दो, अगर आप x को ढक देते हो, अगर आप x को कवर कर देते हो तो क्या दिख रहा है, y की वैल्यू 4 लेकिन माइनस का, y की वैल्यू 4 लेकिन माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप y को कवर कर देते हो, y को ढक देते हो, तो देखो जब आप y को ढक देते हो, कवर कर देते हो, तो क्या दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 4, इधर x दिखाई दे रहा है, उधर 4 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है सर, आपका टेबल बन चुका है। अब इस टेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो ग्राफ पेपर चाहिए, ये आ चुका है, देखो मेरे पास, मेरे पे तो डिजिटल ग्राफ है, ये जी ग्राफ पेपर लगा चुका हूं मैं। अब लाइन खींचूंगा ग्राफ पेपर के लिए, लाइन खींचे, कहीं से भी खींच लो, आप स्केल से खींचना, मैं तो स्केल नहीं है मेरे पास, तो मैं आप ऐसे खींच रहा हूं, आप स्केल का यूज करना, ठीक है, आप स्केल से खींचना, मस्त बनेगा, बढ़िया बनेगा। किसी भी एक लाइन को पकड़ लेना, यहां लगाना x, यहां लगाना x डैश, यहां आपका आ जाएगा y, यहां आ जाएगा आपका y डैश, ये आपका हो जाएगा ओरिजिन 0। अब टेबल को ध्यान से देखो, तो दो दो का गैप ले लो, क्योंकि 10 है, -4 और 4 है, तो या तो एक एक का गैप ले लो, ये मेरे हिसाब से दो दो का गैप ले लो, मस्त बनेगा, बढ़िया बनेगा। दो दो गैप ले लो, क्योंकि दो के टेबल में सब आते हैं, तो दो का गैप ले लो। तो पहली लाइन पर जो फर्स्ट लाइन आएगी उस पर 2 लिखूंगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, बहुत है। ऐसे ही यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर -4 आएगा, माइनस के ज्यादा नंबर है नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है बच्चों, अब जब ये बन जाएगा, अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। आइए जी, पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट है 0 के सीध में 10, 0 के सीध में 10, 0 उसके सीध में 10, तो 0 ये रहा, 0 के सीध में 10 जाएंगे, तो ये रहा देखो पहला पॉइंट, ए पॉइंट। 0 के सीध में 10, पहला पॉइंट। 0 के सीध में 10, 0 ये रहा, 10 ये रहा, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, 10 के सीध में 0, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, y तो 0, y को छोड़ दो, x की वैल्यू 10 है, x की लाइन पर 10 ये रहा, x की लाइन पर 10 ये रहा, ये हो जाएगा 10,0। फिर a और b को स्केल से प्यार मोहब्बत से, स्केल से बनाना, आप स्केल से बनाना, बिल्कुल प्यार मोहब्बत में बढ़िया सा। ये देखो फर्स्ट लाइन आपके सामने आ चुका है। नाउ सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन क्या है, x तो 0 है, x को छोड़ दो, y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -4 नीचे आएगा,
ये नीचे लाइन हमने ड्रॉ नहीं करा, नीचे भी कर लेते हैं। ये आएगा -2, ये आ जाएगा -4। y की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -4 यहां पर आएगा, इसे बोलेंगे c 0, -4। उसके बाद अगला क्या है, y तो 0 है, y को छोड़ दो, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 ये रहा, x की लाइन पर वैल्यू 4 है, इसको बोलेंगे डी पॉइंट, ये होगा 4, 0। फिर स्केल रखेंगे, इन दोनों को प्यार से आराम से मिलाएंगे तो ये आपका ऐसा बनेगा ग्राफ। यहां लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन। क्या ये दोनों टकरा रहा है? बिल्कुल टकरा रहा है। ये यहाँ पे देखो 6 और 8 के बीच में टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, ये यहाँ पे टकरा रहा है, 6 और 8 के बीच में टकरा रहा है, और इधर देखो ये 2 और 4 के बीच में टकरा रहा है। तो कहां पे टकरा रहा है आप ध्यान से देखो, जब आप देखोगे तो ये तो इधर आ रहा है, यानी 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी 7 हो गया, यहां से तो 7 मिल गया। और इधर देखो ये यहाँ पे टकरा रहा है, और ये इसके सीध में यहां बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाले इसके सीध में, तो ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो ये 3 आ गया, क्लियर हो गया। कैसा आया 7,3 क्लियर हो गया। इधर ये सर जी यहां पे तो ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7 आएगा, और यहां पर देखो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3 आता है, तो आपका आंसर आएगा 7,3। ये ई पॉइंट कहलाता है, ये आ गया 7,3। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा रिप्रेजेंट करना आपको, इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये था आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, नोट डाउन कर लिया आपने। नाउ सेकंड पार्ट आते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी है, क्या है 5 पेंसिल, आपने 5 पेंसिल खरीदा, 7 पेन और 7 पेन खरीदे, यानी दो चीज है, एक है पेंसिल और एक है पेन। हमने 5 पेंसिल खरीदे और 7 पेन खरीदे, तो पेंसिल मेरे लिए x हो जाएगा और पेन मेरे लिए y हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट तो नहीं पता, मुझे ये तो दिया हुआ है कि 5 पेंसिल खरीदा, लेकिन कितने का खरीदा ये नहीं पता। 7 पेन खरीदा, कितने का खरीदा मुझे नहीं पता, तो मैं पहले वाले के कॉस्ट को x मानूंगा, दूसरे वाले कॉस्ट को y मानूंगा, क्योंकि दो वेरिएबल तो चाहिए, एक मेरे लिए x हो जाएगा, एक मेरे लिए y हो जाएगा, ठीक है सर। जब मैं दुकान पे गया, मैंने 5 पेंसिल खरीदा और 7 पेन खरीदा, तो मुझे उसका खर्चा, उसका पैसा, उसका कॉस्ट पड़ा 50 रुपए। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ठीक है सर। तो पहले पेंसिल और पेन का जुगाड़ कर लेता हूं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब सर जी आप 1 पेंसिल क्यों लिखते हैं, पेंसिल क्यों नहीं लिखते, 1 पेंसिल क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आप दुकान पे जाओगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 5 पेंसिल की कीमत क्या है, आप दुकान पे क्या बोलोगे कि एक पेंसिल कितने का है, ये पेंसिल कितने का, एक पेंसिल उठाओगे ये कितने का है, एक को तो उठाओगे ना, इसलिए हमेशा 1 लेके चलते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने मान लिया पेंसिल x रुपए का, पहले पेंसिल का नाम आना है, जिसका नाम पहले आएगा वो x होगा, जिसका नाम बाद में आएगा वो y होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में भी आप ध्यान दिया होगा आपने, पहले आप देखो इसमें पहले गर्ल्स का नाम आया था, देखो पहले गर्ल्स का नाम आया था तो मैंने x माना था, बाद में बॉयज का नाम आया था तो मैंने उसको y माना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन है, पहले पेंसिल है तो पेंसिल x हो जाएगा, और बाद में पेन है तो पेन मेरे लिए y हो जाएगा। क्लियर है सर जी। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल x हो गया, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की कीमत मैंने मान ली y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपने 5 पेंसिल खरीदा यानी 5x खरीदा, क्योंकि आपने पेंसिल को x मान रखा है तो 5x, पेन को आपने y माना है तो 7y, इसे बोलेंगे प्लस में 7y, दोनों मिला के पैसे कितने भरे आपने 50 रुपए भरे, दोनों को मिला के पैसे कितने भरे 50 रुपए भरे। क्या आपको समझ में आ गया? आपने पेंसिल को क्या मान रखा है x मान रखा है, पेन को क्या मान रखा है y मान रखा है, इसको क्या बोलोगे 5x, इसको क्या बोलोगे 7y, दोनों को मिला के टुगेदर, दोनों को मिला के खर्चा कितने रुपए का हुआ 50 रुपए का हुआ, दोनों को मिला के आपने पैसे दिए 50 रुपए। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा पढ़ो, 7 पेंसिल, पेंसिल को आपने x मान रखा है तो ये हो जाएगा 7x, 5 पेन, पेन को आपने y मान रखा है तो ये हो जाएगा 5y, दोनों को मिला के आपको खर्चा पड़ा 46 रुपए का, तो 7x प्लस का 5y, दोनों मिला के आपको खर्चा कॉस्ट कितने का पड़ा तो 46 का। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए वही वाला कौन सा है, फिर से वही 2 डब्बे बनाएंगे, पहला दूसरा, फिर उसको ग्राफ पे लाएंगे। बिल्कुल वही करूंगा मैं, बिल्कुल वही करूंगा मैं, एक बार जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उसको चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 36 चीजें याद करोगे तो पागल हो जाओगे पेपर में, इसलिए एक चीज के लिए एक कॉन्सेप्ट। क्या है सर, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कॉन्सेप्ट ये था कि इसको 2 पार्ट में लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे फ्रॉम
इक्वेशन 1 और यहां पे हम लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे लिखते थे। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। यहां बना देंगे बॉक्स, ऐसा प्यारा सा नन्ना सा, एक्स वाई लिख देंगे 0 0। यहां सेकंड इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहां बना देंगे बॉक्स, यहां बनाएगा x और y और यहां लिख देंगे 0 0। ठीक है सर? क्या सर 0 0 के अलावा और दूसरा नंबर नहीं ले सकते? फिर वही कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। बट जीरो लेने का बेनिफिट ये होता है कि इसको सॉल्व करना आसान होता है। अब यहाँ पे 1 भी ले सकता हूं मैं, 2 भी ले सकता हूं, लेकिन आप कितना रटोगे यार? ये प्रेशर कुकर बन जाएगा। सर इसको प्रेशर कुकर नहीं बनाना, इसको फ्रिज बनाना है, ठंडा रखना है, दिमाग चिल रखना है। कॉन्सेप्ट याद करो, 0 0 खत्म, कुछ भी आएगा मैं 0 रखूंगा, खत्म बात, टेंशन ही खत्म होगी। लो जी, अब आप 0 रखोगे, आपने 0 रख तो दिया। अब 7 के टेबल में 50 तो आता नहीं, 7 के टेबल में 50 तो आता नहीं, तो 7 को 50 से काट तो सकते नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 50 को डिवाइड करोगे 7 से, 50 को डिवाइड करो 7 से, तो 7.1 आएगा। आप करके देख लो, जब आप 50 को डिवाइड करोगे ना 7 से, 7 7 जा 49, 1 आ गया, पॉइंट लगा दोगे 0, 7 1 जा 7। तो क्या सर जी पॉइंट के बाद एक ही संख्या निकालना है? हाँ भाई एक ही संख्या, मैक्सिमम एक, पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक डिजिट निकालना है, इनफ है। ये हो गया पहला। जब आप y को कवर करोगे तो y को कवर कर लो, y को ढक दो। 5 से कट रहा है, 5 से तो कट रहा है ना, 5 से 50 कट जाएगा, 5 से 50 कटेगा तो ये 10 आ जाएगा। ये तो पूरा आ गया आंसर। ठीक है, पहला टेबल बन चुका है, पहला टेबल क्लियर हो गया। अब दूसरे टेबल पे आ जाओ। जब आप 7x को कवर करोगे, लो जी 7x को कवर कर लिया। अब 5 के टेबल में 46 तो आता नहीं, ये तो कवर है। 5 के टेबल में 46 तो आता नहीं, तो 46 को डिवाइड कर दो 5 से, 46 को डिवाइड कर दोगे 5 से, 5 9 जा 45 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे, 5 2 जा 10, तो कितना आया 9.2 आया, तो 9.2। क्या सर ये पॉइंट में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, किसने मना किया? पॉइंट में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, टेंशन नॉट। तभी तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ नंबर आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना वहां पर। नाउ 9.2 आ गया, ये आ गया 9.2। अब y को कवर करोगे, लो जी y को कवर कर लिया। अब 7 के टेबल में 46 भी नहीं आता, y तो कवर है आपका, ये तो कवर है, पहले x को कवर किया, अब y को कवर करोगे। अब 7 के टेबल में तो 46 भी नहीं आता, तो 7 डिवाइड करो, 46 को डिवाइड करो 7 से, 46 को डिवाइड करूंगा 7 से, क्या दिक्कत है, यहाँ साइड में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मार्क्स थोड़ी है, इसके कोई मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, इसको हटा दो। हम डिवाइड, इसको किसको डिवाइड करेंगे? 46 को डिवाइड करेंगे 7 से, 46 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 6 जा 42, 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 7 5 जा 35 होता है, बस हो गया, पॉइंट के बाद एक संख्या 6.5, तो ये आ गया। सर हमारे मैडम ने तो कोई और नंबर लिया था, बिल्कुल ले सकते हैं। सर हमारे सर ने तो कोई और नंबर लिया था, बिल्कुल ले सकते हैं। बट ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं सर, ये बच्चों की आंसर शीट बता रही है, 100 में से 100 वाले बच्चों की आंसर शीट बता रही है कि उनको क्या बेनिफिट होगा जीरो लेने से। जीरो लेने से बेनिफिट ये होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान होता है, गलती होने के चांस लगभग जीरो हो जाते हैं, ये जीरो लेने से फायदा है। अब ग्राफ पेपर, आप ये रहा ग्राफ पेपर, आप भी ग्राफ पेपर निकाल लो, लाइन ड्रॉ करो, आप स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करना, मैं कोशिश करूंगा सीधी लाइन ग्राफ पे बनाने की। कोई भी एक लाइन पकड़ लो, कोई भी एक लाइन पकड़ लो और ये ड्रॉ कर लो, ठीक है सर। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, और 10 लाइन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, एक काम करो थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ना मुझे दिख रहा है कि वो नेगेटिव नंबर तो है नहीं, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, कोई नेगेटिव नंबर क्यों लूंगा मैं, सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे प्लस के नंबर है, और 10 तक लेना है, 10 बस सबसे बड़ी संख्या है। तो एक काम करो, ऐसा बनाओ कि नेगेटिव नंबर कम से कम आए, ऐसा कोने से बनाओ, ऐसा बनाओ कोने से, ठीक है, नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है मुझे, नेगेटिव नंबर की नीड नहीं है, तो ठीक है। ये लो जी, ये आ गया x, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको हल्का सा, पर फॉर्मेलिटी के लिए, ओरिजिन आपका यही है। और ऐसे ही आपको y एक्सेस का ड्रॉ करना है, कोई भी एक लाइन पकड़ लो, सीधा कोने से बनाना एकदम, ठीक है, ठीक है सर। लो, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, नेगेटिव नंबर को है नहीं तो दिखने की जरूरत नहीं है, 0, यहां आ जाएगा आपका 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 10, 10 10 10, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 बन गया जी। ग्राफ पेपर तैयार है, तैयार हो गया आपका ग्राफ पेपर। अब पॉइंट दिखाओ, पॉइंट दिखा दो सर जी। पहला है एक्स तो जीरो है, एक्स को छोड़ दो, एक्स जीरो है। वाई क्या है 7.1, वाई क्या है 7.1, ये रही वाई की लाइन, वाई की लाइन इसे बोलते हैं, वाई की लाइन इसे बोलते हैं 7.1, ये वाई लिख दो यहां पर, वाई से बोलते हैं। अब 7.1 है, 7.1 कहां आएगा, 7 से हल्का सा ऊपर लगा दो, बस ये हो गया पहला पॉइंट। यस, 0,7.1 पहला हो गया। नाउ अगला देखो, एक्स तो जीरो है, एक्स सॉरी वाई तो जीरो है, वाई को छोड़ दो, वाई तो जीरो है, वाई क्या है जीरो, उसको छोड़ दो। एक्स क्या है 10, एक्स क्या है 10, तो एक्स की लाइन पे 10, ये है एक्स की लाइन, ये है आपकी एक्स की लाइन, और उस पे 10, देखो एक्स की लाइन पे 10, ये रहा 10 10 10 10, ये हो गया बी पॉइंट 10,0। फिर स्केल लेना है और प्यार मोहब्बत से ए को मिलाना है बी से, ए को मिलाना है बी से, बिल्कुल स्केल से बनाना, बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। नाउ अब आते हैं सेकंड पे, एक्स तो जीरो है सर जी, सर जी एक्स क्या है जीरो, छोड़ दो उसको, एक्स तो जीरो है। वाई क्या है 9.2, वाई सर जी 9.2, तो वाई की लाइन पर, वाई की लाइन ये रही, और यहां पर 9.2 कहां आएगा, 9 से हल्का सा ऊपर, 9 से हल्का सा ऊपर 9.2 आ जाएगा, तो 0,9.2 ये आ जाएगा सी पॉइंट। उसके बाद y तो जीरो है, y को तो छोड़ दो, y जीरो है, जीरो को क्या करोगे, x क्या है 6.5, x है 6.5, तो x की लाइन पे 6.5 कहां आएगा, x की लाइन पर 6.5 का 6 और 7 के बीच में, x की लाइन पर 6.5 कहां आएगा 6 और 7 के बीच में, तो ये आपका d पॉइंट आएगा 6.5,0। अब c को d से मिलाएंगे, ये रहा c, उसको मिलाएंगे d से, c को मिलाएंगे d से, प्यार से मोहब्बत से, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए ना हमें, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है सर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ई पॉइंट देंगे। अब आप देखो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इस चीज को चेक करो, यहाँ इसके सीधे में आओ तो ये 3 के सीधे में आ रहा है, देखो ये 3 के सीधे में आ रहा है, इधर देखो ये 5 के सीधे में आ रहा है, देखना इधर 3 के सीधे में आ रहा है एग्जैक्ट, इधर देखो 5 के सीधे में आ रहा है, तो ई पॉइंट जो होगा उसका आंसर होगा 3,5, क्योंकि पहले x की वैल्यू आता है फिर y की वैल्यू आता है, इधर ये 3 के सीधे में आ रहा है और इधर ये 5 के सीधे में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको 3,5, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा इस वाले क्वेश्चन का ग्राफिकल। ठीक है सर, ऐसा ग्राफ बनाना है, ये रिप्रेजेंटेशन करना है आपको बोर्ड के अंदर, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। नाउ अब आता है कंपैरिजन वाला, रेशियो वाला, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अब आ गया, तो अब आसान हो जाएगा। रेशियो वाला देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो कंपेयर करना है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर आपको बताना है कि लाइन जो आएगा वो कैसा लाइन आएगा, फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन आपको बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, या फिर को इंसिडेंट लाइन आएगा। ठीक है सर, रेशियो वाले कहानी याद है, रेशियो वाली कहानी याद है, भूल गए ना, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। इसमें आपको पता है इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो वो आपको पता होना चाहिए उस समय, जो रूल्स बताया था वो वाला कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहला पार्ट सर जी, पहले पार्ट में देखो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, फिर है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्यार मोहब्बत से बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, और ये c2 हो गया। याद आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, या तो लिख भी लो, चाहो तो साइड में लिख दो, टीचर लिख भी देता है, बट नीड नहीं है, आप बॉक्स बना दोगे इनफ है। ठीक है, बॉक्स बना दोगे इनफ है, आंसर शीट में इतना ही बना हुआ है। नाउ हमें रेशियो निकालना है, हमें क्या रेशियो निकालना है, पहले निकालना है a1 अपॉन में a2, पहले निकालेंगे a1 अपॉन में a2, क्या पहले क्या निकालेंगे a1 अपॉन में a2, a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 7 है, कटेगा तो है नहीं, a1 अपॉन a2 खत्म हो गया। फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है, b1 है -4, b1 है सर जी -4, सर जी b2 क्या है, b2 है 6, ये कट भी रहा है 2 से काटोगे -2 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा। अब आप चेक करो क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, क्या a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, आप कहोगे नहीं इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें तीसरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा पार्ट भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो केस नंबर 1 है ये, इसको बोलते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहला केस है ये सर जी पहला केस है। पहला केस क्या था,
A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दिखा दो, दिखा दो सर जी, दिखा दो, एक बार तो दिखा दो, आपने कब बताया था? देख लो देख लो देख लो देख लो, ये रहा, देखो पहला केस, केस नंबर 1 ये रहा, ये रहा, ये वाला केस था, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है सर, तो केस पता होना चाहिए बस, केस, सारा खेल केस का है, सारा खेल ही केस का है। पहला हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया आपने। नाउ अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या रहा? ये रहा, ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहीं करा देता हूँ, यहीं पे जगह है मेरे पास, मैं तो यहीं करा देता हूँ। ठीक है सर, यही कर लो ना। सेकंड पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन आपके पास? 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, उसके बाद है 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब बॉक्स बना लो, A1 A2 के लिए बॉक्स बना लो। ये आपका हो गया A1, ये आपका हो गया B1, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका C2। आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, बट नीड नहीं है, मार्क्स नहीं है इसके। अब बॉक्स बना लोगे, इनफ है। पहले क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं A1 अपॉन में A2। याद रखना, पहले क्या निकालते हैं? A1 अपॉन में A2। पहले निकालेंगे A1 अपॉन में A2। A1 क्या है? 9 है, A2 क्या है? 18 है, तो कट रहा है ये, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पहला हो गया। फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2। B1 क्या है सर जी? B1 क्या आपके पास? B1 है आपके पास 3 है, B2 आपके पास 6 है, ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो दोनों दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। पहला केस और दूसरा दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों का रेशो सेम आ रहा है। यहां भी 1/2 आया, वहां भी 1/2 आया, दोनों सेम आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आता है तो हमें तीसरा भी करना पड़ेगा। यहां हमारी मजबूरी है, यहां हमारी मजबूरी है, तीसरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। तो अब तीसरा पार्ट करेंगे, कौन सा? C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। तो चलिए अब करते हैं सर जी C1 अपॉन में C2। C1 क्या है आपके पास? C1 देखो ये रहा 12, और C2 क्या आपके पास? 24, ये भी कट रहा है, 12 1 जा 1 12 और 12 2 जा 24। देखो तीनों सेम आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो, तीनों सेम आ रहे हैं। 1/2 1/2 1/2, तीनों सेम आ गए सर जी। जब तीनों सेम आते हैं ना, तो ये केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 2 जिसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? दिखा दो सर जी, एक बार दिखा दो, हम तो भूल गए, हम ठहरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे भूल जाते हैं। देखो ये रहा, तीनों इक्वल है, केस नंबर 2, तीनों इक्वल है। क्या बोलते हैं इसको? को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? को इंसिडेंट लाइन। ये वाला केस है, देखो तीनों इक्वल है, तो यही वाला यहां पर आंसर लिखेंगे, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा। चलो जी, ये था ना, जगह बना लेता हूं, इसको हटा दूं, पहले वाले को इसको हटा दूं, है ये तो आपने लिख लिया होगा ना। तो ये रहा आपके पास A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, तीनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सेम आएगी। ठीक है सर, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लो। अब आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट यहां कर देता हूं। 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बॉक्स बना लो, अब इनको बॉक्स में डाल दो। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2। ठीक है सर, रेशियो निकालेंगे पहले। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन A2, 6 अपॉन में 2, ये 6 है और ये 2 है, तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन 1 का मतलब 3 होता है, क्यों अपॉन 1 तो लिखते नहीं है। बाकी आप लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, चलो रहने दो, बुरा क्यों मानोगे, है ना, रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो अब निकालेंगे B1 अपॉन में B2। इन सब बातों के मार्क्स नहीं कटते, आप सोचोगे इनके मार्क्स नहीं, इनके कोई मार्क्स नहीं होते। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 क्या है? -3 है। B2 क्या है? B2 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 होगा, तो -1 लिखेंगे। भैया खाली है ना, खाली है तो 1 होगा, पता है ना, खाली होता है तो 1 होता है, तो -1 होगा, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 3/1। देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो थर्ड पार्ट भी करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट आ जाओ भाई, C1 अपॉन C2। C1 क्या है? 10 है, C2 क्या है? 9 है, 10 अपॉन में 9 कैंसिल तो होगा नहीं, तो दो तो सेम आ रहा है, दो तो सेम आ रहा है। देखो दो आंसर सेम आ रहा है, पहला और दूसरा सेम आ रहा है, लेकिन तीसरा सेम नहीं आ रहा है। जब दो सेम हो लेकिन तीसरा सेम ना हो, जब दो इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो, तो केस नंबर थर्ड
केस नंबर 3, केस नंबर 3, क्या केस नंबर 3 आ जाएगा? केस नंबर 3 क्या था हमारे पास? केस नंबर 3 था सर A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, और इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल लाइन। केस नंबर 3 को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो एक दूसरे के पैरेलल आएगी, ठीक है सर? तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है? जल्दी करो, पानी पी लूं जरा, प्यास लग जाती है, इंसान हो ना, प्यास मुझे भी लग जाती है भाई पानी पी लूं, चल। हाँ जी, नोट डाउन हो गया आपका? आगे बढ़ जाएं। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर से रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। उसके बाद हमें बताना है क्या है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो शुरू के जो दो केस होता है ना, पहला और दूसरा, उसमें तो कंसिस्टेंट होता है, तीसरा वाला केस इनकंसिस्टेंट होता है। पहला केस याद है ना, A1/A2, B1/B2 इक्वल नहीं है। दूसरा केस था तीनों इक्वल है, वो तो कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है कि A1/A2, B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला, ये इनकंसिस्टेंट होता है, ये वाला केस। तो बस आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट है आपके पास 3x प्लस का 2y, और जो 5 उधर है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे इसमें भी करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, 2x माइनस का 3y और 7 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो -7 इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, देखो ये आपका A1 है, ये आपका B1 A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ठीक है सर? पहले निकालेंगे A1 अपॉन में A2। A1 अपॉन में A2 क्या करोगे? 3 लिखोगे और अपॉन में 2 लिखोगे, कटेगा तो है नहीं तो छोड़ दो। फिर निकालोगे B1 अपॉन में B2। B1 क्या है सर जी? B1 है 2 और B2 क्या है? B2 है -3। अब दोनों को देखो, दोनों सेम नहीं है। अब यही देख लो, दोनों सेम नहीं है। वो 3/2 है, ये 2/-3 है, तो दोनों सेम कहा हुआ, दोनों अलग है ना? इट्स डिफरेंट, अलग है, दोनों अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। तू क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है यानी पहला केस। दोनों अलग अलग है यानी पहला केस, फर्स्ट केस, पहला केस। यहां साइड में कहीं भी लिख दो, आंसर नीचे लिख दो, यहां लिख दो A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। और ये पहचान थी कंसिस्टेंट की। ये पहचान किसकी थी? तो ये कंसिस्टेंट की पहचान थी। पहला हो गया ना। दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? ये रहा दूसरा पार्ट आपके पास, ये रहा, ठीक है? 2x माइनस 3y, 8 को भी आपको इधर लाना पड़ेगा, 8 को भी आपको इधर लाना पड़ेगा, ऐसे ही 9 को भी आपको इधर ही लाना पड़ेगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड पार्ट यहां कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 को मैं इधर ले आया, और ऐसा ही सेकंड पार्ट क्या है? ये रहा सेकंड पार्ट, 4x माइनस का 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है सर? अब आ जाओ जी, सेकंड पार्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। सेकंड पार्ट आ गया। नाउ अब देखिए, पहले क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं A1 अपॉन में A2। बॉक्स बना दूं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपका B1, ये आपका B2, ये आपका C1, ये आपका C2। तो पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2 यानी 2 अपॉन में 4, दोनों कट जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2। B1 क्या आपके पास? B1 है -3 और B2 क्या है? B2 है -6। ये कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो दोनों सेम आ गए। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, शुरू के दो सेम आ गए। पहला और दूसरा अगर सेम आता है तो फिर हमें तीसरा करना पड़ता है, C1 अपॉन C2। यहां मजबूरी होती है, तीसरा आपको अब करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा देखो, -8 अपॉन में माइनस का 9, -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, लेकिन 8 अपॉन 9 ये देखो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। आप तीनों को चेक करो, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को ध्यान से देखो। शुरू के दो तो सेम है लेकिन तीसरे वाला सेम नहीं है। शुरू के दो सेम है लेकिन तीसरे वाला सेम नहीं है, तो ये पहचान केस नंबर 3 की है। केस नंबर 3 लिख देंगे यहां। A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, और ये पहचान होती है इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट है क्योंकि केस नंबर 3 आ रहा है ये। चलिए अगला पार्ट करें, थर्ड पार्ट करें। यहां शुरू कर देंगे थर्ड पार्ट, लाइन खींच देता हूं, यहां थर्ड पार्ट शुरू कर देंगे। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास? थर्ड पार्ट आ जाओ, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा 7 को आपको इधर लाना पड़ेगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, ये सब पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए हमें। तो 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन 3y, 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस का
3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y माइनस का 7 ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 10y माइनस 14 इधर आ जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा। 9x माइनस 10y माइनस का 14, ठीक है सर, इक्वल टू 0 लिखना भूल गया, इक्वल टू 0, ठीक है सर। ये हो गया 2 इक्वेशन। फिर वही कहानी, ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका A2, ये कहलाएगा आपका B1, ये कहलाएगा आपका B2, ये आपका C1 और ये आपका C2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले रेशियो निकालते हैं A1 अपॉन A2 का। तो A1 क्या है? 3 अपॉन में 2 और अपॉन में क्या आएगा? 9। A1 अपॉन में A2। अब इसको कई बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, ये चीज कई बच्चों को नहीं आती, तो मैं इसको आराम समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा ये सॉल्व कैसे होता है। ये कंफ्यूज कर रहा है ना आपको, 3/2 उसके अपॉन में 9, अब ये कैसे सॉल्व होगा सर जी? परेशान नहीं होना, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। 3/2 को ऐसे लेने दो, बिल्कुल ऐसे लेने दो, जैसा है वैसे लिख दो। ये जो 9 है ना, ये अपॉन में आ जाता है, ये ऐसे अपॉन, क्योंकि पहले से अपॉन में, 3 अपॉन में रहेगा। 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, 9 है तो 9 भी साथ में आ जाएगा। 3 1 जा, 3 3 जा, तो ये आ गया 1 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, ठीक है सर। अब निकालेंगे B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन B2, B1 क्या है? B1 है आपका 5 अपॉन में 3, 5/3 है और उसके डिवाइड में -10 है, तो 5/3 ऐसे लिख दो, बिना टेंशन के लिख दो ऐसे, और साथ में -10 भी लिख दो, मल्टीप्लाई -10, ब्रैकेट लगा लो, माइनस में ज्यादा टेंशन हो, ब्रैकेट लगा लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर तो 1 ही आ रहा है, लेकिन 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो देखो दोनों सेम नहीं आ रहे, दोनों सेम नहीं आ रहे भाई, वो 1/6 है, ये -1/6 है, दोनों फर्क है ना, ये प्लस का है माइनस का है, दोनों सेम खा रहे हैं। सेम मतलब डिट्टू आना चाहिए, कहीं प्लस माइनस का भी फर्क ना रहे, 1/6 होना चाहिए था, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं आ रहा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा तो तीसरा पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो गया, पहला केस आ गया। A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, और ये पहचान होती है कंसिस्टेंट की, पहला केस होता है ये कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, यही मिटा दूं, यही कर दूं मैं, है क्वेश्चन को बार बार अप डाउन करना पड़ा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, इसे हटा देता ना, क्या समस्या है, इसका क्या करोगे? है जी, हटा दिया, टेंशन कम होगी। चलिए अब करते हैं सर जी फोर्थ पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट। आपको 11 इधर लाना पड़ेगा और माइनस का 22 भी इधर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इनको पहले, तो अगर कोई चीज उधर है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ता है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ। क्या लिखोगे पहले? फोर्थ पार्ट, यहाँ कर रहा हूं मैं फोर्थ पार्ट, लो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, ऐसे ही माइनस का 10x प्लस का 6y और ये आ जाएगा प्लस का 22 इक्वल टू 0। तो अब आते हैं सर जी, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, C2। चलिए अब क्या निकालेंगे? रेशियो पहले निकालेंगे A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन A2 निकालो तो 5 अपॉन माइनस का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन में -2। फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन B2 क्या है? -3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2, देखो सेम आ रहा है। सच सेम कहाँ आ रहा है? वो तो माइनस नीचे है, वहां माइनस ऊपर है, ये सेम थोड़ी हुआ। है ऐसी कंफ्यूजन है? नहीं, ये दोनों सेम है। नंबर देखो, नंबर दोनों सेम है, 1/2 सेम है। अभी फर्क नहीं पड़ता कि माइनस नीचे लिखा है ऊपर लिखा है, इसको भी -1/2 बोलते हैं, इसको भी -1/2 बोलते हैं, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, माइनस ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। सर जी आपको कैसे पता लग जाता है? सर जी हमारे बारे में पता कैसे लग जाता है? अरे सर जी 21 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे आपके बारे में पता है कि आपको क्या दिक्कत आती है। चलिए C1/C2, C1 क्या है? -11, C2 क्या है? 22, 11 1 जा 11 2 जा, तो माइनस का 1/2। अब देखो तीनों सेम आ रहे हैं, आप चेक करो, तीनों सेम आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सेम आ रहे हैं। जब तीनों सेम आता है तो केस नंबर 2 होता है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, और इसको भी कंसिस्टेंटी बोलता है, इसको भी कंसिस्टेंटी बोलता है। बस आप ब्रैकेट में चाहो तो डिपेंडेंट लिख सकते हो, चाहो तो डिपेंडेंट यहां पे लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट नोट करो जल्दी से फोर्थ पार्ट नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ पार्ट पे आएंगे हम, लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट, पांचवा पार्ट ये रहा।
इसमें भी आपको 8 को इधर लाना पड़ेगा और 12 को इधर लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, नीड तो है नहीं अब इसकी, ये तो नोट कर चुके हैं हम। हट जाओ तुम, टाटा बाय बाय गुड बाय, तुम हो चुके हो। हाँ जी, हट गए। चलिए पांचवा पार्ट यहां कर लेता हूं। पांचवा पार्ट क्या है हमारे पास, 4/3x है प्लस का 2y है, और 8 को इधर ले आओगे तो माइनस का 8 है ना, 8 इधर भी तो आएगा ना, -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। ऐसे ही 2x प्लस का 3y और 12 आपका लेफ्ट हैंड साइड पाएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। सब में लाना पड़ेगा आपको इस साइड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ही पड़ता है, इसमें कोई अलग नहीं है। ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। ठीक है सर। नाउ पहले इन सबको हटा देता हूं। अब पहले निकालेंगे रेशियो। किसका रेशियो? पहले निकालेंगे A1 अपॉन में A2 का रेशियो। पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2 का रेशियो। A1 क्या है? 4/3, 4/3 और डिवाइड बाय 2। अब कंफ्यूजन तो नहीं है? याद आया कुछ? अभी कराया था मैंने, अभी कराया था, जस्ट देखो यहाँ कराया था अभी मैंने, ये कराया था अभी मैंने, यहाँ पे कराया था। कुछ नहीं करना, 4/3 सेम रहेगा। देखो 4/3 सेम रहेगा, ये जो डिवाइड में 2 है ना, ये आ जाएगा साथ में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया। अब निकालेंगे B1 अपॉन में B2। B1 क्या है? तो 2 है। B2 क्या है? तो 3 है। देखो सेम आ गया, 2/3 सेम आ रहा है। तो अब निकालेंगे C1 अपॉन में C2। C1 क्या है? C1 है -8। C2 क्या है? तो C2 -12 है। कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3। देखो तीनों सेम आ रहे हैं, आप चेक करो तीनों सेम आ रहे हैं। पहला देखो, दूसरा देखो और तीसरा देखो, तीनों सेम आ रहे हैं। जब तीनों सेम आता है तो हम क्या लिखते हैं? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। हाँ, आप चाहो तो उसको ब्रैकेट में डिपेंडेंट लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। लिख दोगे तो थोड़ा है ना इंप्रेशन चल जाएगा मास्टर के सामने, ये अच्छा पढ़ा लिखा है क्या। चलिए जी, नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाए। हो गया, ये पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या हो भैया? अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, फिर वही कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो शुरू के दो जो होता है, पहला केस दूसरा केस, वो कंसिस्टेंट होता है, तीसरा केस जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट आता है, यानी ये दोनों आते हैं, पहला केस और दूसरा केस कंसिस्टेंट आता है, तो ग्राफिकली ग्राफ भी बनाना है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर शुरू के दो केस आते हैं तो कंसिस्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ बनेगा। और अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका या उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाएंगे, बाकी इन दोनों में ग्राफ बनाएंगे। तो पहले केस डिसाइड करते हैं। पहला पार्ट करता हूं मैं। पहला पार्ट क्या हमारे पास? 5 को इधर भी लाना पड़ेगा, x प्लस वाई, और 5 को इधर ले आओ तो -5 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या है? 10 को इधर ले आना। उसके बाद है 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फिर वही, ये हमारा सॉरी 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 इट्स सॉरी आई एम सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ खाली है तो 1 होगा, यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी खाली है ना, तो क्या करें? ये हो गया। ऐसे ही ये आपका A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। करें आप। नाउ पहले निकालेंगे A1 अपॉन में A2। तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। फिर निकालेंगे B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन B2, B1 क्या है? 1 है। B2 क्या है? B2 2 है। दोनों सेम आ रहा है तो तीसरा भी करोगे। C1 अपॉन C2, तीसरा भी करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? -5 अपॉन में -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। देखो तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं, और तीनों का सेम आ रहा है तो कंसिस्टेंट होता है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट लेकिन डिपेंडेंट वाला। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको। तो ग्राफ तो बनेगा क्योंकि कंसिस्टेंट आ रहा है, तो अब इसका ग्राफ बनाऊंगा। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा, चलिए ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना ग्राफ बनाने के लिए। अभी तो हमने डिसाइड किया कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। उन्होंने क्या बोला था? जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाओ, तो अब इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफिकल मेथड, जो कॉन्सेप्ट रूल्स कराए थे ग्राफ के, वो अप्लाई होगा। अब तो ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहां लिखते, क्या लिखते थे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखते थे। यहां क्या लिखते थे? फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10।
पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें इक्वल टू नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 था, यहाँ 5 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा टेबल बनाते थे, यहाँ लिखते थे x और y, यहाँ लिखते थे 0 0, यहाँ भी एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टेबल बनाते थे, यहाँ लिखते थे एक्स वाई, यहाँ लिखते थे 0 0। याद है ना, ये ग्राफिकल मेथड। देखो मैं आपको जो एक बार कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना, चाहे कितना भी हार्ड आ जाए, मैं कॉन्सेप्ट को नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि मेरा दिमाग प्रेशर कुकर नहीं है। अपने टीचर से बोलो कि मेरा दिमाग प्रेशर कुकर नहीं है, फ्रिज है, शांत मन से पढ़ना है। एक क्वेश्चन को 36 तरीके से सॉल्व नहीं करना है, एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। अगर ग्राफ मैंने ये सीखा है तो मैं कैसा भी क्वेश्चन होगा ग्राफ इसी तरीके से करूंगा। क्लियर हो गया ना। मुद्दे पे आते हैं, पहले एक्स को कवर करेंगे। एक्स को कवर कर लो, देखो आप एक्स को कवर कर लोगे तो वाई 5 दिख रहा होगा, वाई 5 आ गया। वाई को कवर कर लोगे तो एक्स की वैल्यू 5 दिख रही है आपको। यहाँ पे देखो एक्स को कवर कर लो, 2 से 10 काटोगे तो 5 आएगा। यहाँ वाई को कवर कर लो, वाई को कवर करोगे 2 से 10 कटेगा तो 5 आएगा। तो ये आपका दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट था ना। कंसिस्टेंट में टेबल सेम बनता है, ग्राफ पेपर पे लाइन भी सेम आता है, टेबल भी सेम बनता है, लाइन भी सेम ही होता है, उसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब ग्राफ पेपर में बनाएंगे, चलिए ग्राफ ग्राफ गिरा ग्राफ आ गया ग्राफ। आप लाइन ड्रॉ कर लो इसके लिए, है ना, लाइन ड्रॉ कर लो। चलो नेगेटिव नंबर तो है नहीं कोई, तो कहीं से भी ले लो, ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। ये आ गया एक्स, नेगेटिव के लिए थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे एक्स डैश, ठीक है। यहां हमने ओरिजिन मान रखा है। आप स्केल से बनाना, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करना, ठीक है बच्चों। आप स्केल से बनाना, बढ़िया सा बनेगा। वाई और वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब देखो ग्राफ पे क्या था, पहला था 0 के सीध में 5। एक्स तो 0 है, एक्स को छोड़ दो, एक्स तो 0 है, वाई की वैल्यू 5 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 है। तो ये आ गया 0,5। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्स है 5, वाई है 0, वाई 0 है, इसको छोड़ दो, एक्स है 5, एक्स क्या है 5, तो एक्स की लाइन पे 5 है, एक्स की लाइन पे 5 है, ये रहा। तो इसे बोलेंगे बी पॉइंट 5,0, और ये आपको ड्रॉ कर देना है, दोनों को मिला देना, बस हो गया ग्राफ। क्यों, क्योंकि जो सेकंड है वो भी यही है ना, जो सेकंड है, जो पहला इक्वेशन है वो भी यही है, और जो दूसरा इक्वेशन है वो भी यही है। देखो ना पॉइंट सेम है, बात को समझो ना, दोनों का पॉइंट सेम है ना। देखो 0,5, 0,5, 5,0, 5,0, तो दोनों सेम पॉइंट है ना। तो पहला इक्वेशन भी यही है, पहला इक्वेशन भी यही होगा, फर्स्ट इक्वेशन भी यही आएगा, और दूसरा इक्वेशन भी यही आएगा। इसी कंसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो एक ही लाइन बनानी है आपको, बस ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, हो गया ग्राफ, कंप्लीट हो गया ना। अगले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट ये देखो, x माइनस वाई, माइनस का 8 आ जाएगा, और ये और माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिसाइड करना, तो यही कर देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, इसकी नीड तो है नहीं ना, यहीं पे कर देता हूं मैं, इन सबको हटा देता हूं, ठीक है सर। चलिए अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये सब भी हटाना ही पड़ेगा, ओहो चलो फिर ठीक है, स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट ये रहा, क्या है क्वेश्चन, x माइनस वाई और प्लस का 8 इधर आ जाएगा, तो माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ही देखो 3x माइनस का 3y, और ये आ जाएगा इधर, तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हो गया सर जी पहला इक्वेशन, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब यहां पर देखो खाली है, यहां खाली है तो यहां 1 होगा, यहां भी खाली है तो यहां पे -1 आ जाएगा, और ये तो सही है -8। यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ -16 है। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 क्या है 1 है, a2 क्या है तो 3 है, पहला पार्ट हो गया। b1 अपॉन b2, b1 क्या है -1 है, b2 क्या है तो -3 है, माइनस से माइनस कट गया, यानी 1 अपॉन में 3 सेम आ रहा है, 1/3 1/3 सेम आ रहा है, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, तो ये दोनों तो सेम ही है। अब तीसरा पार्ट करेंगे, c1 क्या है तो -8 है, c2 क्या है, c2 है -16 है, माइनस माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 आ रहा है। अब देखो तीनों को देखो, पहला आ रहा है 1/3, दूसरा आ रहा है 1/3, लेकिन तीसरा आ रहा है 1/2, यानी शुरू के तो दो सेम है, लेकिन तीसरे वाला जो है सेम नहीं है। शुरू के दो सेम है और तीसरे वाला सेम नहीं है, तीसरे वाला सेम नहीं है, ये वाला केस आएगा। शुरू के दो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते थे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते थे इसको,
इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, हो गया आंसर। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाते ना, तो बस हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ये रहा आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम थर्ड पार्ट कर लें। थर्ड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। थर्ड पार्ट का ये फायदा है कि वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो पहले थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है आपके पास ये रहा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन तो ये है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब आप डिसाइड करो, आपके पास a1 है, आपके पास a2 भी है, आपके पास b1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, आपके पास b2 भी है, यहाँ आपके पास c1 है, आपके पास c2 है। पहले रेशियो निकालो, a1 अपॉन में a2 निकालो, तो 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1 अपॉन में 2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, b1 क्या है? b1 आपके पास 1 है, b2 आपके पास क्या है? -2 है। तो देखो दोनों सेम नहीं है, देखो ना, ये 1/2 है। सर भाई साहब ये 1/2 है ना, और ये -1/2 है, तो दोनों सेम कहा हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा फर्क है, वो प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो दोनों सेम नहीं है। डिजिट सेम होने से मतलब नहीं है, साइन भी सेम होना चाहिए। 1/2 और -1/2 सेम नहीं है, तो केस नंबर 1 हो गया। क्योंकि यही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 1 है ये, क्या लिखते थे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और ये होता है कंसिस्टेंट। जो पहला वाला केस होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लाइन खींच दूंगा, यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है 2x प्लस का y और जो -6 है उधर ले जाओ, क्योंकि आपको इधर नहीं चाहिए, आपको उधर चाहिए। -6 इधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा +6। ये हो गया पहला इक्वेशन। अच्छा ऊपर लिख चुके हैं, पहला इक्वेशन लिख चुके हैं ना, दोबारा क्यों लिखे? छोड़ दो इसको, बस यहाँ पे नीचे बॉक्स बना दो, यहाँ बॉक्स बना दो, यहाँ लिख दो x और y और यहाँ लिख दो 0 और 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ये क्या है? 4x माइनस का 2y, 4x माइनस का 2y और माइनस का जो -4 है इधर आ जाएगा, तो वो इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ भी एक प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा मोटा सा बॉक्स बना लो, यहाँ लिख दो आपका 0 और 0। नाउ अब आप कवर करोगे किसको? पहले x को कवर कर दो, x को ढक दो, दिखना नहीं चाहिए। लो जी ढक दिया, कवर कर दिया। तुम क्यों कवर हो भाई, तुम कहां से आ गए? ओहो चलिए, x को, ये टच है ना, टच 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 ना करो, डोंट टच मी सॉरी। चलो सॉरी, हाँ कहां चला गया मैं। x को कवर कर लो, x को कवर कर लोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यार भाई साहब तुम क्या करते हो सर जी, तुम भावुक आदमी हो। मैं तो कहते हूँ मैं भावुक आदमी हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ करता एकदम। हाँ पहले x को कवर करो, x को कवर करोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। फिर y को कवर करोगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। यहाँ x को कवर करो, x को कवर करोगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, लेकिन माइनस का, समझ रहे हो? 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, लेकिन माइनस का। y को कवर करो, y को कवर करोगे, y को कवर कर लो, y को कवर कर लो, ढक दो y को, तो 4 से 4 कटेगा 1 बार में। ठीक है सर, तो ये आपका टेबल बन गया, ये आपके सामने टेबल है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलिए सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 6 है। एक एक का गैप ले लो, माइनस का भी है, चलो एक एक का गैप ले लो, एक एक का गैप ले लो। ये हटा दू, लाइन खींच रखी है ना मैंने, इसको अगर हटा दूं तो काम बन जाएगा ना अपना। देख लेते हैं, इसी पे बन जाएगा तो इसी पे बना लेंगे, ठीक है। इसी पे बनना है तो इसी पे बना लो। हाँ इसमें बन जाएगा वैसे, ठीक है। -2 ही तो है मैक्सिमम, 6 तक नंबर ले लेते हैं और -2 लेते हैं, यही बना लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका -1 और ये आ जाएगा आपका -2। ऐसे आपका ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। यहाँ एक और नंबर ले लो 6, क्योंकि 6 सबसे बड़ी डिजिट है। यहाँ एक और नंबर ले लो 6, ठीक है। तो लाइन खींच ली मैंने, देखो ग्राफ पेपर लाइन आ गई मेरी। अब देखो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है x तो 0 है, x तो 0 है, x को छोड़ दो, y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, y एक्सिस ये होता है, ये y एक्सिस है, y की वैल्यू 6 है, ये रहा। तो 0,6 ये पहला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब ये वाला मत लेना, पहले क्वेश्चन का ये वाला 6 वाला। उसके बाद
एक्स की वैल्यू 3 है, वाई तो 0 है, छोड़ दो, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की लाइन पे 3 है, एक्स की लाइन ये रही, एक्स की लाइन पे 3 है, तो यहां लिखेंगे बी 3,0। अब ए को बी से मिला दो, ये रहा ए और ये रहा बी, दोनों को स्केल से प्यार मोहब्बत में मिलाना, बड़ा बढ़िया बनेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसके बाद आते हैं जीरो के सीध में -2। देखो एक्स तो 0 है, एक्स को छोड़ दो, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू -2 है, यानी वाई एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है ना, इस पे -2 यहां पर, तो ये हो जाएगा 0, -2। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y तो 0 है, x की वैल्यू 1 ढूंढो, x के एक्सेस पे इसकी वैल्यू 1 ये रहा, ठीक है सर, ये d पॉइंट आ गया 1,0, ये वाला पॉइंट, फिर इन दोनों को प्यार मोहब्बत में आराम से ऐसे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों टकरा भी रहे, देखो बनाओ पहले जल्दी से, दोनों टकरा भी तो रहे, तो वो भी तो चाहिए ना, तो आप ध्यान से देखो दोनों कहां पे टकरा रहे हैं, उन दोनों का आंसर आ जाएगा। देखो देखो तो कहां पे टकरा रहे हैं, पॉइंट ले लो, यहां टकरा रहे दोनों, यहां पर, ठीक है सर, तो कहां टकरा रहे हैं, इधर से 2, इधर से 2 और इधर से भी 2, यहां पे टकरा रहे हैं, ये दोनों यहां टकरा रहे हैं, तो ये ई पॉइंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे 2,2, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,2, इसे बोलेंगे 2,2, ठीक है सर, ये ई पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ और भी पार्ट है क्या इसका, क्या और कोई पार्ट है, हाँ एक पार्ट और है क्या सर, एक पार्ट और है, एक मिनट रुक जाओ, एक पार्ट और है, इसको भी यहीं कर लेता हूँ, इन सबको साफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये सब हट जाओ, हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम्हारी नीड नहीं है अब, ठीक है, यहीं पे यूज कर लेता हूँ, क्या पता इनकंसिस्टेंट आ जाए, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सर इक्वेशन पहले चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, फोर्थ पार्ट यही कर रहा हूँ, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, यह है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये मुझे इनकंसिस्टेंट दिख रहा है पहले से ही लगभग। ये आपका हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2, वैल्यू पुट करो, a1 अपॉन a2, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे b1, b1 क्या है -2 है, b1 क्या है -2 है, b2 क्या है -4 है, माइनस से एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2, दोनों सेम आ गए, देखो दोनों सेम आ रहा है, ये भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, ये भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम है। अब थर्ड करके देख लेते हैं, तीसरा पार्ट क्या है भाई, -2 है, -2 है और -5 है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन में 5 आ गया, बट तीसरा सेम नहीं आ रहा, आप चेक करो भाई, शुरू के दो सेम आ रहे हैं, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये दोनों सेम है, बट तीसरा सेम नहीं है ना सर, शुरू के दो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, जब शुरू के दो सेम हो लेकिन तीसरा सेम नहीं हो, तो केस नंबर थर्ड आता है, केस नंबर थर्ड, ओह सामने लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ये रहा सामने आंसर, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है सर जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, पानी पी लो एक मिनट, है पहले आप देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन ले आता हूँ, ये रहा भाई साहब, कहां भाग रहे हो, हाँ आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं पानी पी लूं, हाँ जी, ओह चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 5 5 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ओहो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है सर जी, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर में दो चीज होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर एल और बी लूंगा तो आप कंफ्यूज होगे क्योंकि आपको आदत नहीं है, आपको पड़ गई आदत एक्स और वाई की, तो मैं लेंथ को एक्स मान लूंगा, ब्रेथ को वाई मान लूंगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। आप चाहो तो एल और बी मान सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूं मैं, बट क्योंकि हर क्वेश्चन में एक्स और वाई लिया है तो यहाँ भी एक्स वाई लेके चलूंगा मैं, ठीक है। हमें आदत पड़ी है लेंथ और ब्रेथ एल और बी लिखने की, बट इस चैप्टर में हम एक्स और वाई लेके चल रहे हैं, तो मैं लेंथ को मान लूंगा एक्स और ब्रेथ को मान लूंगा वाई, ये मेरा प्यारा सा नन्ना सा रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है सर, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरा। तो लेंथ और ब्रेथ तो पता लग गया, लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल टू एक्स मीटर और लेट ब्रेथ जिसकी चौड़ाई होगी उसको मान लूंगा वाई मीटर, ठीक है। आगे हाफ ऑफ द पैरामीटर, सर ये हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या होता है, सर ये हाफ ऑफ द पैरामीटर तो सुना है सर, ये सुनिए यहां पे साइड में कर रहा हूं, ये भी आप नोट करना, सर जी रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको याद है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या था, 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा सर जी, याद
सर जी याद तो कुछ भी नहीं है, हम तो सब भूल के आ गए। तो पैरामीटर का फॉर्मूला था 2l+b, याद करो 2l+b, ये रेक्टेंगल पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। पैरामीटर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l+b, 2l+b ये होता है फॉर्मूला। बट वो क्या बोल रहे हैं, वो बोले हाफ ऑफ द पैरामीटर, आधा, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर, ये आपको साइड में नोट कर लेना है। हाफ ऑफ द पैरामीटर का मतलब है पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2l+b, ये होता है पैरामीटर, लेकिन उसका आधा करना है, उसका हाफ करना है, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा l+b। l मतलब x, अकॉर्डिंग, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कुछ, ये चीज आपको साइड में सॉल्व करके देना है टीचर को। सर पैरामीटर होता है 2l+b, ये तो मानते हो, लेकिन वो क्या कह रहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो l+b बचा, l मतलब x, b मतलब y, जो हमने ऊपर लेट किया था। तो पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये x है और ये y है। हाफ ऑफ द पैरामीटर, जिसकी लेंथ, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या है 36 मीटर, ये दे रहा हुआ है 36 मीटर। हाफ ऑफ द पैरामीटर है 36, ये दिया हुआ ना 36 मीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर 36 है। तो ये आ गया सर जी पहला इक्वेशन, क्लियर हो गया। सॉरी बच्चों, ये साइड में आपको सॉल्व करके देना है, ये चीज साइड में करना है कि पैरामीटर ये होता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर का मतलब ये होता है। ये पहला क्वेश्चन बन गया। नाउ अब क्या कह रहा है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विथ से, चौड़ाई से। अच्छा विथ की स्पेलिंग गलत है क्या, है भाई, तुमने बताया तक नहीं है, लिखे जा रहे हो, कौन बताएगा, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, चौड़ा क्यों हो रहा हूं मैं भी तो गलती कर सकता हूँ। चलिए मैं ठीक कर दिया, विथ की स्पेलिंग ठीक कर, जो इसमें है वही लिखेंगे, ठीक है सर। ये वाला विथ वहां होता है क्यूब और क्यूबॉइड वगैरह में, बाकी जो दे रखा वही लिखेंगे, ठीक है सर। नाउ लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विथ से। ऐसा ही क्वेश्चन था, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा थी, याद है, भूल गए होंगे, सब भूल गए। पहला क्वेश्चन, स्क्रीन को बहुत ऊपर, बहुत 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 ऊपर ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ले जाएगा, ले जाएगा भाई, ले जाएगा। लड़कियां देखो, ये रहा, देखो सेम क्वेश्चन था, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो थी वो 4 ज्यादा थी, किससे, बॉयज से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लड़कियों और लड़कों में 4 बच्चों का डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन है, यही तो आप लोग गलती करते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हो कि गर्ल्स और बॉयज आएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन लेंथ और बॉयज आएगा तो मैं फैल जाऊंगा रहते की तरह। क्यों, क्योंकि मैं तो गर्ल्स और बॉयज पढ़ के गया, वहां लेंथ और ब्रेथ आ रहा है। सर जी सेम ही तो कह रहा है, यहां कहता है गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, और यहां क्या कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ से, विड्थ से 4 ज्यादा है, चौड़ाई से 4 ज्यादा है। आ जाओ भैया, कहां चले गए भाई साहब, कहां हो तुम, हाँ ये रहे, ये रहे। तो लेंथ ज्यादा है, लेंथ 4 ज्यादा, लेंथ 4 ज्यादा है, किससे, विड्थ से। तो लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा, यानी दोनों में 4 का डिफरेंस है, ये मतलब है दोनों में 4 का अंतर है। दो इक्वेशन बन गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये दोनों आपके पास हो गया, अब आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ब्रेथ, ये निकालना है। और ये निकालने का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने ग्राफिकल मेथड ही सीखा है इस चैप्टर में। तो चलिए ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन टू, सभी प्रॉब्लम हो जा छू, जल्दी से हो जा दूर। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां बनेगा प्यारा सा नन्ना सा एक टेबल, टेबल टेबल टेबल, x y 0 0। यहां भी बनेगा प्यारा सा नन्ना सा एक टेबल, x y 0 0। याद आ गया ना, सभी क्वेश्चन एक जैसे करें हम। अब x को कवर करेंगे, x को कवर कर लो, देखो y की वैल्यू 36 है, यहाँ y को कवर कर लो तो x की वैल्यू 36 है, ठीक है। यहाँ x को कवर कर लो तो y की वैल्यू 4 तो है लेकिन माइनस का है, -4 है। y की वैल्यू 4 है लेकिन माइनस का है। यहाँ y को कवर कर लो, y को कवर कर लोगे तो x की वैल्यू 4 नजर आएगी। तो ग्राफ पे 4 4 का गैप ले लो, पता है क्यों, क्योंकि 4 का टेबल आ रहा है, देखो 4 1 जा 4 1 जा 4 9 जा 4 9, 4 का टेबल ले लो, ग्राफ पे 4 का टेबल ले लो, ग्राफ पे 4 का टेबल ले लो। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि सारे नंबर कवर हो जाए, है ना। 9 लाइन आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया हो गया हो गया हो गया सर जी, सॉरी हो गया। इसकी आप स्केल से बनाना, प्यार से, स्केल पेंसिल रबर कटर सब बढ़िया से प्यार मोहब्बत से बनाना, एकदम चमकता हुआ, ठीक है। इधर
फॉर्मेलिटी के लिए ले लो 2 लाइन। इधर ये y एक्सिस, प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा, हाँ जी, यहाँ लिख दो आप x, यहाँ लिख दो x डैश। ये लिखना पड़ेगा बोर्ड में कैपिटल में, वो भी y डैश, ये सब चेक करते हैं वो। यहाँ 0, ठीक है सर। अब गैप ले लो, यहाँ ले लो, 4 का टेबल लेना, 4 की बात हुई ना, 4 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32, ठीक है। 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, बस यहीं तक चाहिए ना, 36 ही तो चाहिए। यहाँ भी 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ठीक है सर। नाउ अच्छा, माइनस का भी चाहिए ना, एक तो चाहिए, माइनस का 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। चलो जी, अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? x तो 0 है, x को भूल जाओ, y की वैल्यू 36 है, y की वैल्यू 36 नंबर कर दो फिक्स, y की वैल्यू 36, ये होगा a पॉइंट 0,36, ठीक है। a पॉइंट आ गया 0,36। ना अगला क्या है? y की वैल्यू 0 है, इसको भूल जाओ, x की वैल्यू 36, x की लाइन पे 36, x की लाइन पे जाओ 36, ये रहा 36, ये हो गया b पॉइंट 36,0। दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट स्केल लेना और इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मिलाना। आप स्केल से मिलाना, बढ़िया बनेगा आपका, खूबसूरत बनेगा, ठीक है। हम तो बिना स्केल के बना पा रहे हैं, आप स्केल से बनाना और अच्छा बनेगा, इससे बढ़िया बनेगा। सेकंड क्या है? देखो x तो 0 है, भूल जाओ, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, ये रहा 0,-4, सी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास? x की वैल्यू 4 है, y तो 0 है, भूल जाओ, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, ये रहा 4, तो ये आपका d पॉइंट आ जाएगा 4,0। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधा मिला देना, ठीक है, सीधा मिला देना। उसके बाद आप चेक करो ये लगभग कहाँ मिलेगा, ये देखो 16 और 20 के आसपास मिलना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ गया बट ये यहाँ मिलेगा। जब थोड़ा लाइन देखो ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना हमारा लाइन, ये पहली वाली लाइन क्या हो गया, थोड़ा हल्का सा ना ये फैल गया रायते की तरह, पहली लाइन ना थोड़ा फैल गया हमारा, कोई नहीं, थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, वरना आप लिख लेना। सही जा रहा है? सही जा रहा है? अभी भी थोड़ा सा नीचे आ गया, दूर है ना थोड़ा, समझ रहे हो मुद्दा को? अब देख लेना आप 36 पे, ठीक है, मैंने कोशिश कर ली, ये 16 के सीध में आएगा, यहां टकराएगा और इधर 20 के सीध में टकराएगा, ठीक है, लगभग वहीं टकरा रहा है, बट थोड़ा सा मैंने स्केल से नहीं बनाया ना बच्चों, मेरी मजबूरी समझ रहे हो भाई हो आप तो समझ सकते हो अपनी बात, है ना। इधर 16 के सीध में आएगा, इधर 20 के सीध में आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टकराएगा। जब आप स्केल से बनाओगे ना, एग्जैक्ट यहाँ 16 के सीध में आएगा और यहाँ 20 के सीध में आएगा, ठीक है। इसे ई पॉइंट दे देना और लिख देना 16,20। इतनी मजबूरी तो आप समझ सकते हो, स्केल से नहीं बनाया ना तो थोड़ा हल्का सा, बाकी ठीक है, वही टकरा रहा है, लगभग तो वही आ रहा है, जबरदस्ती थोड़ा मोटा कर देना पॉइंट को, और क्या हो गया अपना काम, तो ये जी ग्राफ बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर हमारे हो गए फिक्स। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन है, ये रखा इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस सॉरी -8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कह रहा है भाई दूसरा इक्वेशन बनाओ, एक और इक्वेशन बनाओ 2 वेरिएबल का, सच दैट, ऐसा बनाओ कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो ना वो कुछ ऐसा हो, कैसा हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। पहला पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सर जी इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन होता है? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, याद होगा आपको। सर जी इंटरसेक्टिंग लाइन तो यही होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कोई भी इक्वेशन बनाना है, कह रहा कुछ भी बनाओ, दुनिया का कोई भी इक्वेशन बना दो, बस इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये और ये सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं सेम यही नंबर लिख दूंगा, बस साइन चेंज कर दूंगा, 2x माइनस 3y माइनस 8। आप देखो, आप कुछ कोई भी नंबर लिख सकते हो, आप प्लस का 8 कर लो, क्या दिक्कत है, लेकिन शुरू के दो सेम नहीं होंगे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 1 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 अपॉन -1 आएगा, तो सेम नहीं आ रहा ना, ये और ये दोनों सेम नहीं आ रहा। सर जी ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ भाई कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। आप करके देखो, 2 अपॉन 2 1 अपॉन 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा,
लेकिन 1 -1 आएगा तो दोनों सेम नहीं आ रहा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस हो गया इक्वेशन। कुछ भी बना सकते हो। दूसरा क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या था कि सेम होना चाहिए, सबके सब सेम होना चाहिए, तो सबकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। सेकेंड पार्ट पैरेलल लाइन, सेकेंड पार्ट क्या है, पैरेलल लाइन होना चाहिए। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। सेकेंड पार्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन में a2 होना चाहिए, b1 अपॉन में b2 होना चाहिए और c1 अपॉन में c2 होना चाहिए, सारे सेम होना चाहिए। ये थी पैरेलल लाइन की पहचान, है ना, यही थी ना? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थी ना पैरेलल लाइन की पहचान, तो ये थी ना, है ना? देखो गलती हो रही जाती है ना। पैरेलल लाइन की पहचान ये थी, ये दो सेम होना चाहिए, तीसरा सेम नहीं होना चाहिए, ये था पैरेलल लाइन की पहचान। तो दो तो सेम ही लिख दो, 2 का टेबल पढ़ लो, यहाँ 4x लिख दो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ठीक है? ये कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दो यहाँ प्लस का 7 लिख दो, तो ये दोनों तो सेम आएगा। आप काट के देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट रहे हो, समझ रहे हो इमेजिनरी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 और 2 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 और 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन ये दोनों से नहीं आ रहा, हो गया पैरेलल लाइन। कुछ भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। मीम्स में था ना, इट्स हर चॉइस, कुछ ही बना लो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए थर्ड पार्ट आते हैं, थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं। यही बना दूं, यही बनाता हूं ना, ये तो नोट कर लिया ना आपने, ये तो आपने नोट कर लिया ना, लो यही बना देता हूं, इस सबको हटा दो। कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा पार्ट कर रहा हूं, तीसरा पार्ट। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते थे उसको, कोइंसिडेंट लाइन, ये था ना। अब नाउ तीनों इक्वल है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 16। लो जी, बन गया इक्वेशन, क्योंकि तीनों सेम रख रहे हैं ना। आप काट के देखो, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तीनों सेम आ गए, हो गया तीसरा पार्ट। कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, आप जो आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 7, जिसके बाद हम इस चैप्टर को मिल जाएगा मुझे हेवन। ड्रॉ द ग्राफ, पहले ही बोल दिया ग्राफ बनाओ, लो जी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन, तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ तो आपको पता ही है, x - y प्लस का 1 आपको इधर ले जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, -1, ये हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद ऐसे ही 3x प्लस का 2y, ये जो माइनस का 12 है ये इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ग्राफ बनाने के लिए प्लस का 1 आपको इधर ले जाना पड़ेगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस का 12 इधर हो गया, +12 हो जाएगा। ये आपके दो इक्वेशन बन गए। अब इसके नीचे क्या बनाते थे, टेबल 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 टेबल, x y 0 0। आगे क्यों नहीं पढ़ा क्वेश्चन, क्योंकि पहले उसने बोला ग्राफ बनाओ, तभी तो पहले ग्राफ तो बन जाए, तभी तो सोचो आगे क्या करना है। उन्होंने बोला ना पहले, देखो आप शुरू में पढ़ो ड्रॉ द ग्राफ, पहले ही बोल दिया ग्राफ बनाओ, तो मैं आगे क्यों पढ़ू, पहले मैं ग्राफ तो बना लू, यहाँ तक ग्राफ का क्वेश्चन है, पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर देखूंगा क्या होगा। एक्स को कवर कर लोगे, पहले एक्स को ढकोगे, पहले एक्स को ढकोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। वाई को कवर करोगे तो एक्स -1, एक्स को ढक दोगे, एक्स को कवर कर दोगे ऐसे, 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। वाई को कवर कर दोगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। आई थिंक एक एक का गैप बेस्ट है ना, एक एक का गैप बेस्ट होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर है नहीं। तो चलिए ग्राफ पेपर पे एक एक का गैप लेते हैं, बनाते हैं। चलिए यहां बना लू, ज्यादा नंबर लेना नहीं है, ज्यादा है नहीं, छोटा। ये एक्स लिख दो और ये लिख दो एक्स डैश, ऐसे ही यहां पर बना दो। ये लिख दो y और ये लिख दो आप y डैश। यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। ऐसे ही 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 6, ये आ गया -1, ये आ गया -1। ठीक है सर, बनिए ग्राफ। नाउ अब आपके सामने क्या है, 0, x तो 0 है, x को छोड़ दो, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, y का लाइन और 1 है, तो a पॉइंट आ जाएगा 0, 1। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, x की वैल्यू -1 है, y तो 0 है, छोड़ दो, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ये रहा,
-1, 0, दोनों को दो मिला दो मिला दो। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपके सामने। नाउ सेकंड क्या है, x तो 0 है, 0 को छोड़ दो, y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, ये रहा y एक्सिस, ये रहा 6, 0,6 नंबर हमारे कर दो फिक्स। ठीक है सर। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 है, y तो 0 है, छोड़ दो, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो x एक्सिस और ये 4, तो इसे बोलेंगे 4,0। ठीक है, ये आ जाएगा डी पॉइंट। फिर दोनों को प्यार मोहब्बत से दोनों को आराम से मिला दो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों कहां टकरा रहे हैं, तो ये टकरा रहे हैं 2 के सीध में, इधर 2 के सीध में और इधर 3 के सीध में। ठीक है, लगभग यहाँ टकराएगा, इधर 2 और 3, तो थोड़ा मैं उससे बना रहा हूँ ना, स्केल से तो यूज नहीं कर रहा, बट यहाँ आएगा, आप देख लेना। दोनों जो टकराएंगे ना, एक तो यहाँ आएगा 2 के सीध में और एक यहाँ पे 3, यहाँ पे टकराएगा एग्जैक्ट। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो गया क्योंकि मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं करा, इतना तो आप समझदार हो, मुझे पता है आपके बारे में। ठीक है सर, ये बना लिया आपने। अब इसका सेकंड पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट पढ़िए इसका। सेकंड पार्ट में कुछ कह रहा था कि डिटरमाइन करो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस बताओ। एक ट्रायंगल बन रहा है, कहां बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है, कहां बन रहा है, इन लाइन के द्वारा, ये जो लाइन है सारी वो एक ट्रायंगल बना रही होगी, कहां पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, क्या कोई एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है, यस एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है। देखो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है। यस सर जी, एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है, सर जी सर जी सर जी सर जी, एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो 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 देखो, एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है सर, तो ये ट्रायंगल हो गया। उन्होंने क्या बोला था कि इसके वर्टिसेस बताओ, है ना, डिटरमाइंड बोला था ना, डिटरमाइन करो क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस बताओ उस ट्रायंगल का जो कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल है उसके वर्टिस तो हम पहले लिख चुके हैं, एक तो बी वाला पॉइंट है ये वाला, एक तो ये पॉइंट लिखोगे ये, एक तो बी पॉइंट आएगा -1,0, एक आपका डी पॉइंट आएगा क्या है 4,0 और एक आपका ई पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट ई पॉइंट आएगा 2,3, ये 3 वर्टिसेस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके 3 वर्टिसेस ये रहे आपके सामने। उसके बाद और कुछ कह रहा है क्या, और कुछ, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, शेड कर दो, शेड कर दो, शेड करने में तो माहिर है हम, इनको शेड करना है जी। तो हल्का सा पेंसिल लेना और इसको हल्का हल्का शेड कर देना, खूबसूरत सा बन जाएगा। जब आप शेड करोगे ना तो अच्छा बनेगा, पेंसिल से शेड कर देना बढ़िया सा। ठीक है, ऐसा शेड कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट, छोटा सा मोटा सा नन्ना सा प्यारा सा जो भी था एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये था, आई होप आपको मजा होगा, सब कुछ समझाने का प्रयास किया मैंने आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो अलग ही स्वैग बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय।